आज हम हिंदी की द्वितीय वर्ष की कक्षा में मैं आपको रीतिकालीन कवि सेनापति के बारे में बताऊंगी कि सेनापति को ऋतुकाल का कवि, ऋतुओं का कवि क्यों कहा जाता था। क्योंकि सेनापति के काव्य में हम देखते हैं कि उन्होंने ऋतुओं के प्रति अपने प्रेम को खुलकर अभिव्यक्त किया है और उसके सौंदर्य को अपने काव्य में वर्णन किया है। रीतिकालीन कवियों में सेनापति को ऋतुओं का कवि कहा जाता है। अपनी सूक्ष्म दृष्टि और मनोरम कल्पना से उन्होंने हर ऋतु को बड़ी ही सूक्ष्मता से देखा है। अपनी मौलिकता के कारण ही विभिन्न ऋतुएं उनके आकर्षण का केंद्र बिंदु रही है और शायद यही है कि वे ऋतुओं को बड़ी सूक्ष्मता से देखते हैं और उसका वर्णन अपने काव्य में करते हैं। प्रकृति और मानव का घनिष्ठ संबंध रहा है। अनेक कवियों ने उसके रूप छटा को अभिव्यक्ति प्रदान की है। प्रकृति के प्रति सरस और अनुराग प्रदर्शित करने वाले बहुत कम कवि हुए हैं। सेनापति रीतिकालीन कवि होते हुए भी प्रकृति के प्रेमी कवि माने जाते हैं। आलंबन, उद्दीपन और अलंकार रूप में उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। ऋतुएं भी सेनापति को बहुत प्रभावित करती है। सेनापति का प्रकृति वर्णन सौंदर्य में निहित है। अधिकांश ऋतु वर्णन को उद्दीपन शैली में अभिव्यक्त किया गया है। सेनापति ने प्रकृति के आकर्षक सौंदर्य से मोहित होकर उसका वर्णन किया है। निम्नलिखित पंक्तियां वसंत ऋतु का सुंदर वर्णन दिखाई देता है। प्रत्येक पंक्ति वसंत की आभा और प्रकृति को साकार कर रही है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत, बंदी जिमि बोलत बिरद बीर कोकल है। इस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का वर्णन भी उन्होंने बड़ी सरसता से किया है। इसी प्रकार कुवार मास की वर्षा का वर्णन भी पूरी सजीवता से किया गया है। इस मास की वर्षा का वर्णन करते समय कवि खंड खंड सब दिग्मंडल जलत सेत कहकर इन पंक्तियों में उन्होंने वर्षा ऋतु का पूरा वर्णन कर दिया है। ऋतु वर्णन की विशेषताएं भी हमें इनके काव्य में दिखाई देती है। सेनापति ऋतु दृश्यों को भाव विभोर होकर निहारते हैं। श्रृंगार सापेक्ष हम ऋतु वर्णन उनके काव्य में देख सकते हैं। इनके श्रृंगार वर्णन में ऋतु वर्णन का सौंदर्य समाया हुआ है। जब कवि बसंत ऋतु का वर्णन करता है तो लिखता है कि बसंत की मादकता प्रेमियों के तन मन प्राण को संयोग के बंधनों में बांधने की प्रेरणा देते हैं। रीतिकालीन कवि राज दरबारों में रहते थे, इसलिए ऋतु परिवर्तन के साथ साथ राजमहलों में विलास के साधन भी परिवर्तित हो जाते थे और इन सभी साधनों का वर्णन भी कवि सेनापति ने अपने काव्य में किया है। सामान्यतः मनुष्य ऋतु सौंदर्य से प्रभावित नहीं होता है, किंतु भावों के सौंदर्य में ऋतु विशेष के प्रभावों का वर्णन सेनापति ने किया है। विरह के क्षणों में वर्षा, शिशिर, बसंत, बादलों का गर्जन, बिजली की चमक आदि विरही के कष्ट को और अधिक बढ़ा देती है। ऋतुओं को आलंबन रूप में देखने की परंपरा वाल्मीकि एवं कालिदास के बाद नहीं चल सकी थी। उसी परंपरा को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य सेनापति ने अपने काव्य में किया है और काव्य व्यंजना की है। श्लेष व रूपक अलंकारों का सहारा लेकर भी कवि सेनापति ने ऋतु सौंदर्य को प्रस्तुत किया है। उनके कवित्वों में बसंत का आगमन ही राजा के समान हुआ है। इनके काव्य में ऋतुओं का परस्पर सौंदर्य भी दिखाई देता है। इनका परस्पर संबंध ज्ञान का पूर्ण परिचय देता है। सेनापति को न केवल ऋतुओं का ज्ञान था, अपितु उन्हें ये जानकारी भी थी कि किस ऋतु में कौन से पक्षी वृक्षादि चहकते और फलते फूलते हैं। इसीलिए सेनापति के ऋतु वर्णन में जन जीवन की अभिव्यंजना भी हुई है, किंतु इसमें राज दरबारों का जीवन ही अधिक प्रतिबिंबित और चित्रित हुआ है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सेनापति प्रकृति के कवि थे
रीतिकालीन साहित्य में ऋतुओं के अनुसार प्रकृति के चित्र प्रस्तुत करने वाला और उसमें प्रेम और आनंद भरने वाला कवि सेनापति के अलावा दूसरा कवि कोई और नहीं हुआ है। इनका ऋतु वर्णन आकर्षक, सरस और मोहक है। इसलिए छात्राओं, हम जब देखते हैं, हम जब ऋतुओं की चर्चा करते हैं या हम रीतिकालीन कवियों की चर्चा करते हैं, तो हम देखते हैं कि रीतिकालीन जितने भी कवि थे वे राज दरबारों में रहने के कारण राजाओं के प्रशंसक ही हुआ करते थे और प्रकृति से बहुत कम जुड़े हुए थे। किंतु कवि सेनापति राज दरबारों का वर्णन करने के साथ साथ में ऋतु से जुड़े हुए थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि वे ऋतुओं का वर्णन अपने काव्य में करें। तो ये छोटा सा संक्षिप्त सा कवि सेनापति के ऋतु वर्णन का की चर्चा हमने की है और आप लोग इसे ध्यान से सुने, पढ़ें और समझें। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप पुनः मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।